सौरभ शर्मा आरटीओ डिपार्टमेंट का एक छोटा सा सिपाही जिसकी सैलरी महज 40 से 50 हजार, लेकिन उसके घर में 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिलती है। किसके लिए जमा कर रहा था, कौन है इसके पीछे, और इतनी संपत्ति आखिर वो कैसे अर्जित कर लिया? आखिर क्या वो नोट छापने की मशीन रखता था? इतने पैसे वो कहां छिपा रखे थे? कैसे उस पैसे को वो यूज करता था? कैसे सरकार की आंखों से उस पैसे को वो बचाता था? इस पर भी हम बात करेंगे। बात हम इस पर भी करेंगे कि कैसे उसकी मां ने उसकी जान को खतरा बताया है। आखिर कौन उसकी जान के पीछे पड़ा है? किसके लिए सौरभ शर्मा मुश्किल बनता जा रहा है? सोने की लंका जिस पर सौरभ शर्मा का राज चलता था, तो क्या वास्तव का राजा सौरभ शर्मा ही है या फिर पर्दे के पीछे कोई और है? आखिर सौरभ शर्मा के पीछे कौन पड़ा है और खुलासा होने से पहले कौन उसे खत्म करना चाहता है? आखिर सौरभ शर्मा की मां यह बताते हुए कैसे रो पड़ी? कैसे सौरभ शर्मा की मां ने बताया कि उसने क्या किया है हमें पता नहीं है, कहां है यह भी पता नहीं है, मैं बीमार हूं, मैं इलाज तक नहीं करवा पा रही हूं। लेकिन सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा ने बताया कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। सौरभ शर्मा को ईडी के छापे से 4 दिन पहले आखिर दुबई कौन भगा देता है? सौरभ शर्मा और उनकी पत्नी दीप्ति तिवारी जो छापे से 4 दिन पहले भारत छोड़कर दुबई चला जाता है। 15 दिसंबर को वो यहां से जाता है। आने का प्लान 21 दिसंबर को होता है, लेकिन आज दिनांक तक सौरभ शर्मा आखिर भारत क्यों वापस नहीं आया? बताया तो यहां तक जाता है कि सौरभ शर्मा के 2 बेटे हैं। एक बेटा 9 साल का, दूसरा 11 साल का। दोनों मध्य प्रदेश के भोपाल में पढ़ते हैं। जिस दिन सौरभ शर्मा के घर में छापा पड़ा था, उसी दिन सौरभ शर्मा के घर में अंतरराष्ट्रीय सफर के लिए उनके दोनों बेटों के दस्तावेज लेकर एक डाकिया उस घर में पहुंचता है। ईडी यह भी पता करने में जुटी है कि आखिर इस साम्राज्य का असली मालिक कौन है। क्या सौरभ शर्मा अपने दोनों बेटों को भी दुबई बुलाना चाहता था या फिर वो भारत देश से संपर्क अब तोड़ना चाहता है? आखिर क्यों सौरभ शर्मा की जान को खतरा है? दरअसल आपको पूरी कहानी हम बताएंगे। आपने हमारे पुराने वीडियो में देखा होगा कि कैसे सौरभ शर्मा एक परिवहन विभाग का सामान्य सा कांस्टेबल, जिसे हम आरक्षक कहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे निचले स्तर का एक कर्मचारी, जिसकी सैलरी महज 40 से 50 हजार होती है, लेकिन उसके घर में जब छापेमारी होती है तो 300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जाती है। आलीशान बंगले होते हैं, आलीशान लग्जरीज गाड़ियां होती हैं, नौकरशाही होती है, महल होता है, पैसे होते हैं, सोने चांदी जेवरात होते हैं, राजबाड़ा होता है उसके घर में, जैसे राजा और पुराने जमाने में राजशाही हुआ करती थी। 52 किलो सोने एक गाड़ी में मिले, जिस गाड़ी का मालिक चेतन गौर बताया जा रहा है सौरभ शर्मा का मित्र है। उसी की गाड़ी में 52 किलो सोना और लगभग 10 करोड़ रुपए नगदी लावारिस स्थिति में भोपाल में मिले थे। तब से मध्य प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन उसके पीछे पड़ गया। ईडी इन्वेस्टिगेशन में लग गया। लोकायुक्त भी उस पर छापेमारी कर रहा है, पतासाजी करने में जुट गया है कि सौरभ शर्मा का असली मालिक कौन है। सौरभ शर्मा का जो असली गुनहगार है, नकाबपोश जो पर्दे के पीछे है, वो आखिर कौन है? क्योंकि सौरभ शर्मा तो महज एक कांस्टेबल है जिसकी सैलरी महज 40 से 50 हजार रुपए होती है। इतनी आखिर संपत्ति वो अपने दम पर कैसे अर्जित कर सकता है? सौरभ शर्मा कौन था जिसके पिता परिवहन विभाग में एक कर्मचारी थे? उनकी मौत के बाद सौरभ शर्मा को वह नौकरी मिल गई थी। परिवहन विभाग में कांस्टेबल के पद पर सौरभ शर्मा पदस्थ होता है। लगभग 2022 और 23 में वो उस पद से इस्तीफा दे देता है। शायद उसे भय था कि जितनी संपत्ति हमारे पास है, अगर छापेमारी होती है तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बड़ी कार्यवाही हो सकती है।
बताया जाता है कि टोल नाके का वो ठेका लिया करता था। टोल नाके में अच्छी खासी मोटी रकम वसूली होती थी और वही कारण था कि एक एक दिन में कई कई लाख रुपए एकजुट होते थे। वही वजह है कि आज उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। लेकिन इतनी वसूली के बावजूद भी शासन और प्रशासन की नजर सौरभ शर्मा के ऊपर आखिर क्यों नहीं पड़ती है? सौरभ शर्मा जब इस्तीफा देता है तब जांच आखिर क्यों नहीं होती है कि सौरभ शर्मा आखिर एक अपने पद से, जिस पर वो नौकरी कर रहा है, उससे इस्तीफा आखिर क्यों दे रहा है? बताया जाता है कि सौरभ शर्मा के इस वसूली की कई बार शिकायतें भी हुई हैं, लेकिन शिकायतों पर कोई जांच, कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसका खामियाजा यह है कि सौरभ शर्मा आज एक आलीशान सोने की लंका बना दिया था और उस सोने की लंका का अब दहन का समय आ गया। और उस सोने की लंका का खुलासा तो तब होता है जब एक लावारिस कार मिलती है जिसमें 52 किलो सोने और 10 करोड़ रुपए नकदी मिलते हैं। ईडी और लोकायुक्त के छापेमारी शुरू हो जाती है और सौरभ शर्मा के ठिकाने पर कई जगहों पर छापेमारी होती है। कहीं तो 300 करोड़ रुपए की छापेमारी होती है तो कहीं 232 किलो चांदी की छापेमारी होती है। कई ठिकानों पर अभी भी छापेमारी हो रही है। बताया जाता है कि सौरभ शर्मा खुद ही उस संपत्ति का मालिक नहीं था। अपने बहन, अपनी बहनोई, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों को भी उस पर शामिल किया था। बहुत सारी जमीनें वो अपनी बहन को भी दान में दिया था। कुछ चीजें तो यह भी निकल कर आती है कि उसकी पत्नी दीप्ति तिवारी अपने सरनेम में या फिर अपने साथ अपने पति का नाम नहीं जोड़ती थी। दीप्ति तिवारी अपने साथ अपने दस्तावेज में अपने पिता का नाम जोड़ा करती थी ताकि वो उसका खुलासा ना हो या फिर उस पर वो फंसे ना। दीप्ति तिवारी जो थी 15-15 लाख रुपए का लहंगा पहनती थी, 10 लाख रुपए की घड़ियां पहनती थी, अच्छी खासी लग्जरीज गाड़ियों की शौक थी। दीप्ति तिवारी भी आखिर उस रईसजादे की पत्नी थी जिसने सोने की लंका बना रखी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि उस छापेमारी से 4 दिन पहले आखिर सौरभ शर्मा भारत देश छोड़कर दुबई कैसे चला जाता है, उसे भगाने वाला आखिर कौन है? सौरभ शर्मा जिसने सोने की लंका बनाई, उसके जान को खतरा है, यह उसकी मां ने कहा है। उसकी मां ही नहीं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जीतू पटवारी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता माने जाते हैं, पीसीसी चीफ माने जाते हैं, उन्होंने भी अपने बयान पर कहा है कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, उसे सुरक्षा प्रदान की जाए, अन्यथा कोई खुलासा नहीं हो पाएगा। उसके पीछे कौन है, उसके ऊपर किसका बरदहस्त है और उस साम्राज्य का असली मालिक कौन है, इसका खुलासा नहीं हो पाएगा। तो फिर कौन ऐसा है जो सौरभ शर्मा के ऊपर बरदहस्त लगा रखा है और अब बड़े खुलासे के डर से सौरभ शर्मा के जान के पीछे पड़ गया है? सौरभ शर्मा वर्तमान में दुबई में है, अपनी पत्नी के साथ 15 दिसंबर को दुबई गया। बताया जा रहा था कि 21 दिसंबर को वापस आने वाला है, लेकिन आज दिनांक तक सौरभ शर्मा वापस नहीं आया। अपने दोनों बेटों के लिए भी कागजात भिजवाया, दोनों बेटों को भी शायद वह दुबई बुलाना चाहता था। लेकिन अब प्रशासन, ईडी, लोकायुक्त की छापेमारी लगातार चल रही है, जांच करने में जुटी है कि आखिर इतना बड़ा साम्राज्य किसके सहयोग से, किसके बरदहस्त से उसने जुटा कर रखा है। ईडी और लोकायुक्त की छापेमारी लगातार चल रही है। उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार या फिर जो भी उस संपत्ति में हिस्सेदार हैं, सबके यहां बड़ी छापेमारी हो रही है। खुलासा होना अभी भी बाकी है। यह भी एक खुलासा हो रहा है कि सौरभ शर्मा उस नोट में दीमक से बचाने के लिए उसमें केमिकल डाला करता था और जब उस पर दीमक लगने लगती थी तो उस नोट को सोने और चांदी में कन्वर्ट कर दिया करता था, सोने चांदी खरीद लिया करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह निकल कर आती है कि सोने और चांदी खरीदने के लिए कैश सिर्फ 2 लाख रुपए ही दिया जा सकता है, उससे ज्यादा कैश देने वाले पर जांच होती है, जवाब देना होता है। तो फिर इतना ज्यादा सोना वो कैसे खरीद लेता है? कौन से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से वो पेमेंट किया करता था, किसे पेमेंट किया करता था और कहां डालकर उसने लगभग 52 किलो सोना खरीद लिया? 10 ग्राम सोने की कीमत अगर आंकी जाए तो 78,000 रुपए होती है। वहीं अगर 1 किलो सोने की कीमत आंकी जाए तो 78 लाख रुपए होती है।
और अगर 52 किलो सोने की कीमत आंकी जाए तो लगभग 45 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत उस सोने की होती है। तो फिर कैसे और किसे किस माध्यम से पेमेंट कर उस सोने को वो खरीदा करता था और कहां से पेमेंट करवाता था, क्योंकि कैश तो वो नहीं दिया करता था, कैश देना वर्जित है, कैश 2 लाख से ज्यादा किसी को नहीं दिया जा सकता है। इस पर भी जांच ईडी और लोकायुक्त कर रही है, अभी भी छापेमारी और लोकायुक्त की जांच चल रही है। कब तक सौरभ शर्मा वापस आता है विदेश से, कब तक प्रशासन उसको अपने गिरफ्त में लेता है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, अब ये तो वक्त आने पर ही साफ होगा। सौरभ शर्मा के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है, लेकिन क्या सौरभ शर्मा वापस आकर अपने आप को सरेंडर करेंगे या फिर प्रशासन उनके खिलाफ कोई और बड़ा एक्शन लेगा या फिर उन्हें बुलाने का कोई और बड़ा केस दर्ज करेगा, अब ये तो वक्त आने पर ही साफ होगा। फिलहाल आपको हमारी वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।